स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रखी है और अभी हम 11th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये जो एनसीईआरटी सीरीज है ये आपके एचटेट और जो भी अदर पीजीटी एग्ज़ाम है, जैसे अभी आपका लेक्चर कैडर का एग्ज़ाम है, उसमें भी जो आपके सिलेबस के अंदर फर्स्ट चैप्टर दे रखा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेम सारा कुछ है जो एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक दे रखे हैं वो सेम टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है। तो ये लेक्चर कैडर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। और आज ये हमारी क्लास नंबर 2 है, ठीक है। हाफ चैप्टर हमने कल वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था और बाकी जो रह गया वो आज डिस्कस करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये आज हमारी सेकंड क्लास और इस क्लास में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपका क्या कहती है, आपने पहले भी ये पढ़ रखी होगी 9th क्लास के अंदर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो कुछ एक पॉइंट, थोड़े से पॉइंट मैंने ऐड किए इसके अंदर। इन्होंने क्या बोला था कि जो मैटर है उसके अंदर इनडिविजिबल एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। फिर इन्होंने क्या बोला था, ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर सेम और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, कि जितना मान लो आपको कोई भी एक एलिमेंट दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास H2 है, ठीक है, एलिमेंट है ये। O2 है, ये भी एक एलिमेंट है। तो इसके H2 के अंदर जितने भी एटम होगी उनकी प्रॉपर्टी क्या आइडेंटिकल होगी। अगर एक गिवन एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होगी, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है, कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो, कि अलग अलग एलिमेंट के एटम जब एक फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। ये हमने पहले भी देखा था। फिर आपका आता है एटॉमिक मास का कंसेप्ट, या जिसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। अब क्या है कि एटॉमिक मास किसी भी एटम का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या है कि किसी एक एटम को रेफरेंस मान के उसके रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी हमने क्या, कार्बन 12 को रेफरेंस माना हुआ है, तो अब जो भी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे वो क्या, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो जो भी कार्बन 12 है उसके रिस्पेक्ट में बाकी काम करेंगे, ठीक है। एक आपके पास आता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक न्यूक्लियन का कितना मास है, ठीक है। अब आपको पता है मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का प्लस ही होता है मास, ठीक है। तो एक न्यूक्लियन का आपके पास कितना मास है उसको बोलते हैं AMU एटॉमिक मास यूनिट, और वो हमारे पास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है, इतना होता है। तो अगर आपको मान लो ग्राम के अंदर दे रखा है और उसको AMU के अंदर कन्वर्ट करना है तो इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर AMU दे रखा है उसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कि मान लो आपके पास 4, अब तो इसको शॉर्ट में U यूनिट से लिख देते हैं। किसी भी एलिमेंट का आपको मास मान लो 4 AMU दे रखा है और आपको बोल दे कि इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे आप 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका ग्राम के अंदर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर ग्राम में दे रखा है AMU में तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है इतना। और अब क्या होता है कि आगे आता है आपका एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब है कि अब हमें पता है कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स है वो आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोटोप बोलते हैं। जैसे कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब क्या होता है कि जब भी हम कार्बन का एटॉमिक मास लेंगे तो वो क्या है, इन तीनों का एवरेज लेते हैं। अभी जितने भी आइसोटोप है उनके एटॉमिक मास का एवरेज जो मास निकल के आता है वो हम कार्बन एलिमेंट या एटम जो कार्बन है हमारे पास उसका मास मान के चलते हैं, एटॉमिक मास। तो ये मैंने एग्जांपल से बताया आपको, ये एनसीईआरटी के अंदर भी आपकी टेबल गिवन है। तो इन्होंने क्या बोला कि अब रिलेटिव अबेंडेंस देखते हैं कि जो भी आपके आइसोटोप है उनकी कितनी अबेंडेंस प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में वो प्रेजेंट है। तो कार्बन 12 आपका 98.89, ठीक है। कार्बन 13 1 पॉइंट है और कार्बन 14 क्या है 2 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। ये इनके एटॉमिक मास दे रखे हैं। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी नेचुरल अबेंडेंस है इसे मल्टीप्लाई करके प्लस करके डिवाइड बाई 3 करेंगे। एवरेज तो निकालना आता होगा आपको, तो इससे एवरेज निकालेंगे तो आपका एवरेज जो कार्बन का निकल के आया था वो 12 पॉइंट समथिंग निकल के आया था, तो इसका हम क्या मानते हैं 12 ही मानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास। तो इस टाइप से इनका एवरेज लेते हैं। और आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी एटॉमिक मास गिवन एलिमेंट्स के वो क्या है, उनके एवरेज एटॉमिक मास ही गिवन होते हैं आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है मोलिक्यूलर मास। अब आपको पता ही है कि जो भी आपको मोलिक्यूल दे रखा है उसके अंदर एटम्स के मास को प्लस कर देंगे तो आपका क्या है मोलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन है CH4, इसका आपको मोलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या है, कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है, एक एटम का कितना 12 ग्राम होता है तो 12 इंटू 1, प्लस हाइड्रोजन कितने 4 प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो
4 × 1 और इनको प्लस करके आपका क्या है 16 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे, ये तो आसान है। सेम आपका इसका C6H12O6 का निकाल सकते हो कि 6 कार्बन है इंटू एक कार्बन का कितना 12 होता है, प्लस 12 कार्बन है इंटू 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना 1 होता है, प्लस 6 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो इस टाइप से आप इनको मल्टीप्लाई करके और फिर प्लस कर देना, तो आपका क्या है इसका ग्लूकोज का एटॉमिक मास निकल कर मॉलिक्यूलर मास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका आता है मोल कंसेप्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ऊपर जितना भी क्या उनमें से क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, कम ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट। अब देखो हमने बेसिक यूनिट जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो भी आपके पास अमाउंट होती है उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास जो क्वांटिटी होती है वो कौन सी है, बेसिक यूनिट होती है, वो मोल होती है। ठीक है, अब एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब है कि आपके जो भी आपका सब्सटेंस है उसके अंदर उसके कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। समझ आ गया? जैसे आपके पास मान लो एक मोल इन्होंने क्या बोल दिया कि H2O है, तो एक मोल H2O का मतलब क्या है कि कितने H2O के पार्टिकल प्रेजेंट है उस गिवन सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, एक मोल आपका किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। एक मोल को इन्होंने फिर क्या एवोगैड्रो नंबर के इक्वल माना कि एक मोल के अंदर आपके एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। एवोगैड्रो नंबर की जो आपकी वैल्यू होती है वो क्या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या मोलिक्यूल की। एक मोल के अंदर एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल, एन ए नंबर ऑफ एनटीटी होती है, एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। अब आगे देखो अब इसमें क्या है, मोल कैसे निकालते हैं। मोल निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि जिसका भी मोल निकाला है उसका गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा और जिसका भी निकालना है उसका मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, मोल निकल कर आएंगे। अब ये वाला डायग्राम याद रखना है। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, मान लो कि आपको मास जो भी सैंपल दे रखा है उसका मास गिवन है। ठीक है, मास दे दिया आपको, मान लो आपको दे दिया कि 4 ग्राम H2O है आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या है कि H2O का मोल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, जो भी आपको मास दे रखा है सैंपल को, आप 4 ग्राम उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से, तो आपके पास क्या है, मोल निकल कर आएंगे। अगर आपको मोल दे दिया, आपको बोल दे कि आपके पास 2 मोल H2O प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 मोल H2O प्रेजेंट है, तो इसका कितना मास प्रेजेंट है आपके पास वाटर का, मतलब आपको मास ऑफ सैंपल निकालना है। मोल प्रेजेंट है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सैंपल। ये तो यहाँ से भी देख सकते हो कि गिवन मास को जो मोलर मास से डिवाइड किया तो मोल आ रहे हैं। अब अगर गिवन मास निकालना है तो ये मोलर मास यहाँ जाके क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, मास ऑफ सैंपल। सेम अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं और आपको क्या है, मोल निकालना है, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। एनओ का मतलब, एन ए का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जो अभी पीछे हमने वैल्यू देखी थी इसकी। अगर आपको मोल गिवन है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो एवोगैड्रो नंबर से क्या है, डिवाइड कर दो। ठीक है, सेम आप ये कर सकते हो, अगर आपको मोल गिवन है और आपको क्या वॉल्यूम निकालना है किसी भी गैस का STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो आप क्या उसको डिवाइड करोगे 22.4 लीटर से। 22.4 लीटर से आप उसको डिवाइड करोगे। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आपकी क्या है, वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इससे अगर आप मोल को डिवाइड करोगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है किसी गैस का और आपसे गैस के मोल पूछ रखे हैं तो उसको क्या है, मल्टीप्लाई करो आप 22.4 लीटर से, तो आपके पास मोल निकल के आएंगे। कहने का मतलब ये डायग्राम याद रखना और इससे आपके सारे मोल के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है। अब आगे आपका आता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में क्या करना होता है आपको कि इसमें आपको कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला दे देंगे, ये फॉर्मूला दे दिया और इसमें आपसे ये पूछेंगे कि इसमें कार्बन कितनी परसेंट प्रेजेंट है, कार्बन का परसेंट क्या है, ऑक्सीजन का परसेंट क्या है, हाइड्रोजन का क्या परसेंट है। अभी किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी बताता है, अभी कितनी अमाउंट में आपका कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, वो बताता है हमें ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन के अंदर। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपको क्या है C2H5 मतलब इथेनॉल दे रखा है आपको। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप, अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है किसी भी सैंपल के अंदर, तो सबसे पहले क्या है, जो भी आपको दे रखा है मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो आपको इथेनॉल दे रखा था, इसका मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है, जिस भी एलिमेंट की परसेंटेज आपसे पूछ रही है, कि मान लो इसके अंदर आपसे पूछ लिया कि कार्बन कितनी परसेंट प्रेजेंट है, कार्बन का परसेंटेज क्या है आपका इथेनॉल के अंदर, तो आप क्या करोगे, मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट की आपसे परसेंटेज पूछी है उसका मास लिखो, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास जो हमने निकाला है, इंटू 100 करोगे, तो आपके पास क्या है, उस एलिमेंट की परसेंटेज निकल जाएगी। जैसे यहाँ लिख रखा है, ये देखो कार्बन की पूछी है, तो कार्बन कितने हैं, यहाँ 2 कार्बन है, ये देखो 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का 12 होता है, दो के कितने हैं 24, ये 24 है यहाँ। ठीक है,
डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना है 46 इंटू 100 किया, तो हम इस सैंपल के अंदर इथेनॉल के अंदर हमारे पास क्या है 52.17% कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस टाइप से ये निकलवाते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन के अंदर, कर लोगे, आसान है। सेम अगर ऑक्सीजन का पूछे तो एक ऑक्सीजन है तो 16, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास एक है, तो 16 डिवाइड बाई 46 इंटू 100 कर देना। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपकी परसेंटेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके पास जो इम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला, इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछते हैं कि आपको ना परसेंटेज दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने क्वेश्चन से ही लिया है, ज़्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन में आपको क्या करेंगे, सोडियम की परसेंटेज दे रखी होगी कि सोडियम आपके पास एक, हमारे पास एक सैंपल है, एक कंपाउंड है, उसके अंदर आपका 29.11% सोडियम प्रेजेंट है, 40.51% सल्फर प्रेजेंट है और 30.38 मतलब 38% आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। और उस पूरे कंपाउंड का आपको मोलर मास दे देंगे कि पूरे कंपाउंड का ये मोलर मास है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अब हमें उसका क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना होगा कि मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ इसका क्या है। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि जितने भी उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट है उन सभी की परसेंटेज दे देंगे कि इतनी इतनी परसेंट प्रेजेंट है उनकी। ठीक है, और पूरे कंपाउंड का आपको मोलर मास दे देंगे और मोलिकुलर फॉर्मूला पूछेंगे। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको कैसे करना है, इस टाइप से टेबल बनाओगे आप। पहले जो भी एलिमेंट दे आपको दिए हैं क्वेश्चन के अंदर वो लिख लिए, उनकी परसेंटेज लिख ली जो भी आपको दे रखा है, फिर उसके एटॉमिक मास लिख लिए जो कि आपको याद होनी चाहिए। और अगर कई बार वो एटॉमिक मास भी मेंशन करके दे देते हैं। ठीक है, दे दिया। अब क्या है, अब देखो हमारे पास हम मान के चलेंगे कि पूरा जो हमारे पास सैंपल है वो क्या है 100 ग्राम का है। जितना भी आपको कंपाउंड दे रखा है वो 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम में से हमारे पास क्या है 29.11 ग्राम सोडियम है, 40.51 ग्राम सल्फर है और 30.38 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसके निकालेंगे मोल। तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास 29.11 डिवाइड बाय एटॉमिक मास, मतलब जो भी आपको परसेंटेज दे रखी है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करो तो आपका क्या है मोल निकल के आ जाएंगे। अब इस मोल को क्या है सिंपल रेशियो के अंदर करना है। सिंपल रेशियो के अंदर करते टाइम क्या करोगे, जो भी आपका ये मोल निकल के आए इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो पूरे को। तो अब यहाँ क्या है 1.26 ही छोटी है, तो इस पूरे को क्या है 1.26 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी यहाँ। ठीक है, अब जो भी आपके पास सिंपल रेशियो निकल के आए इसको वोल नंबर के अंदर कन्वर्ट करो। वोल नंबर के अंदर मतलब कुछ भी पॉइंट और फ्रैक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए। देखो हमारे पास क्या है 1, एक मिनट, 1 और 1.5 है, तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 15/10। देखो 15/10 लिख दिया। अब ये 10 को क्या है यहाँ इसके साथ, ये जो 10 है आपका इसके साथ अगर इसको आप कम उसके अंदर कन्वर्ट करोगे वोल नंबर रेशियो के अंदर, तो पूरे को क्या है मल्टीप्लाई करो 10 से। 10 मतलब तीनों रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 से 10 कैंसिल होकर क्या है 15 रह जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन आ रहा है क्या 5 कॉमन आएगा, तो जब आप 5 कॉमन निकालोगे तो ये क्या बनेगा 2 2 3, तो वोल नंबर रेशियो क्या आ गया 2 2 और 3 आ गया। समझ आ गया वोल नंबर रेशियो के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है कि जो भी आपका फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है उसको पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका नीचे फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा पूरी रेशियो से, तो आपके वोल नंबर रेशियो आ गए। अब जो भी आपका वोल नंबर रेशियो है इससे आपका निकलेगा इम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब जो भी ये रेशियो है उसको लिख दो मल्टीप्लाई करके एलिमेंट से। जैसे सोडियम कितने हैं 2 तो Na2 हो गया, सल्फर कितनी है 2S2 हो गया और ऑक्सीजन कितनी है 3O3 हो गया। ये निकल गया इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमें निकालना है इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। भी जो भी आपके पास इम्पेरिकल फॉर्मूला निकला उसका मास निकालो। तो मास कैसे, वही 2 सोडियम है उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई प्लस 2 सल्फर है उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई 3 ऑक्सीजन है उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई और उस पूरे को क्या है प्लस कर दिया। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया इम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकल के आ गया। ठीक है, इसका मास निकल गया। अब आप आगे आपको क्या है कैलकुलेट करना है एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या करोगे मोलर मास डिवाइड बाय जो आपके पास इम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपने निकाला है। मोलर मास आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, जो मोलर मास क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको डिवाइड करो जो आपने अभी इम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाला है, तो इससे आपकी एन की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ आपकी एन की वैल्यू डिवाइड मतलब अभी मैंने वो मास लिखना भूल गई थी मैं यहाँ कि कितना मोलर मास आपको गिवन है, तो कुछ ना कुछ वोल नंबर के अंदर मान लो आपकी 2 वैल्यू निकल के आ गई एन की वैल्यू। लास्ट में मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला ये वाला आया है इसको मल्टीप्लाई कर दो एन से, जो भी एन की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी एन की वैल्यू 2 आई है तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो सोडियम 2 है, 2 से और मल्टीप्लाई करो 4 सोडियम बनेंगे आपके पास। यहाँ लिखना है ये मल्टीप्लाई करके, यहाँ कोफिशिएंट में नहीं लिखना। ठीक है, 4 सोडियम 4 सल्फर और 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी से 2 से मल्टीप्लाई हो गए O6 बन गया। तो ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा जो भी कंपाउंड आपका
गिवन था, जो भी सैंपल गिवन था उसका। ठीक है, समझ आ गया किस टाइप से करना है ये। होप सो कि क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट है ये, पीछे एक बार एस्टेट में पूछा भी हुआ है, क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा था आई थिंक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना, और ज़्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं देंगे। अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछते हैं ना, तो वो ये सिंपल रेशियो देते हैं कि आपका ईजिली आंसर निकल जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं अब। हाँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके। आगे आता है आपके स्टोकियोमेट्री कैसे निकालते हैं। स्टोकियोमेट्री क्या होती है? स्टोकियोमेट्री आपकी डील करती है विद कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मास और वॉल्यूम। स्टोकियोमेट्री क्या है? हेल्प करती है हमारी जो भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका मास या वॉल्यूम निकालने के लिए। भाई किसी भी गिवन रिएक्शन के अंदर कितना रिएक्टेंट आपका रिएक्ट कर रहा है और फिर कितना प्रोडक्ट आपका बना है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस ऑन कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, कि आपके पास 16 ग्राम मीथेन क्या कंबस्ट हो रही है, तो उससे आपका कितना वाटर प्रोड्यूस होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। ठीक है, इक्वेशन आपको ईजी दी होती है, या तो ईजी देंगे जो आपको आती होगी, या फिर अगर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन देंगे तो वो आपको ऑलरेडी गिवन होगी इक्वेशन। ठीक है, आपको दे देंगे क्वेश्चन के अंदर। तो अब मीथेन क्या होता है? CH4। जब कंबशन कराओगे तो O2 की परसेंस में करवाओगे तो आपके पास क्या H2 और CO2, मतलब जब भी आप हाइड्रोकार्बन की कंबशन करवाते हो तो आपके पास H2 और CO2 निकलता है। पूरी इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया। अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन में क्या देखना है हमें कि देखो CH4 कितना है? 1। तो क्या लिखेंगे कि 1 मोल CH4 हमें क्या दे रहा है? 2 मोल ऑफ H2। ये देखो 2, आगे 2 लिखा है ना। तो पहले इक्वेशन को देखो कि 1 मोल CH4 जब रिएक्ट हो रहा है तो वो क्या है? 2 मोल H2 हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन में क्या है? 16 ग्राम आपको क्या दे रखा है? मीथेन। जो दे रखा है उसके मोल निकालो। 16 ग्राम गिवन मास है। मीथेन का मोलिकुलर मास कितना होता है? मोलर मास निकालो क्या? CH4। तो मोलर मास में आपका 16 निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि 12 कार्बन का होता है इंटू 1 कार्बन है, प्लस क्या है आपके पास 4 हाइड्रोजन इंटू 1, तो ये कितना आपका 16 ही निकल के आएगा। तो डिवाइड बाई 16, तो ये कितना आ गया आपके पास? 1 मोल। समझ आ गया ना, 1 मोल आ रहा है। तो 1 मोल ये आपका रिएक्ट हो रहा है और 1 मोल ही क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो अगर 1 मोल क्वेश्चन के अंदर क्या है, 1 मोल से 2 वाटर बन रहे हैं आपके पास, 1 मोल CH4 से 2 मोल वाटर बन रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है, 1 मोल, ये 1 ही मोल दे रखा है, 1 मोल से आपका कितना बनेगा? 2 मोल वाटर के बनेंगे। समझ आ गया? तो 2 मोल वाटर के आपके पास बन रहे हैं, तो कितना मास बन रहा होगा? अभी हमने जो मोल कंसेप्ट देखा था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि अगर आपको मोल गिवन है और गिवन मास निकालना है, देखा था ना, अगर मोल गिवन है, गिवन मास निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? मोलर मास से। तो H2O का मोलर मास कितना होता है? 18। तो आपका कितना निकल के आएगा? 36 ग्राम। की अगर आपने 16 ग्राम मीथेन लिया है तो वो आपका 36 ग्राम वाटर क्या है? प्रोड्यूस करिए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से जो आपने मोल निकाले, ये वाले मोल निकाले, ये आपका निकल के आ जाता मान लो 2 मोल। ठीक है, तो देखो 1 मोल से हमें 2 मोल मिल रहा है, तो आप कैसे करते? बता रही हूँ कि अगर 2 मोल आता है, यहाँ तो 1 मोल ही आ गया। अब क्या आता है हमारे पास? मान लो आ जाता भी 2 मोल से कितने आए? 2 मोल से हमारे पास यहाँ 2 मोल आ गए, भी 2 मोल मीथेन हो रही है रिएक्ट आपकी। 1 मिनट रुको, थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, अब देखो, अब क्या था हमारे पास कि पहले तो 1 मोल का 1 मोल ही आया। अब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ और मास गिवन होता और आपका 2 मोल निकल के आ जाता कि 2 मोल मीथेन आपका रिएक्ट करेगी तो कितने वाटर बनेंगे। तो देखो अगर 1 मोल मीथेन रिएक्ट कर रही है तो 2 मोल बन रहा है, तो 2 मोल रिएक्ट करेगी तो कितने वाटर बनेंगे? 2 इंटू 2 4, 4 मोल ही बनेंगे ना वाटर की। कि 1 से 2 बन रहा है तो 2 से कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो 4 मोल वाटर बन रहा है। तो अब 4 मोल बन रहा है तो वही, अगर आपको मोल गिवन है और गिवन मास निकालना है तो क्या करोगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई। मोलर मास कितना? 18 होता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 4 जा कितना होता है? 3। ये कितना आएगा? 2 3 ऊपर जाएगा और ये कितना आएगा? 1 12 आएगा क्या? देख लेना भाई मल्टीप्लाई करके। 72। ठीक है, 72 ग्राम आपका आएगा। समझ आ गया? तो इस टाइप से करना है इस क्वेश्चन को। इस टाइप से स्टोकियोमेट्री के क्वेश्चन कई बार सीधा मोल ही पूछ लेंगे। अगर मोल पूछे तो ठीक है, हमारा 4 मोल आ गया या फिर 2 मोल आ गया। कई बार मास पूछ लेते हैं तो मास हम निकाल ही लेंगे। अगर मोल पता है तो मास निकालना आसान है, मोलर मास से सीधा क्या है? मल्टीप्लाई करना है। हो सकता है कई बार यही पूछ लेते, यहाँ दे देते कि 1, अगर आपकी 1 मोल मीथेन रिएक्ट करेगी तो कितने मोल वाटर बनेंगे। तो वो सिंपल ही है हमारे पास, यहाँ 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं तो यहाँ भी 1 मोल से कितने? 2 मोल वाटर ही बनेंगे। होप सो कि समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, स्टोकियोमेट्री पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टोकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, मोल कंसेप्ट, इस चैप्टर में से आपकी ये 2-3 टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। मोल कंसेप्ट यहाँ भी आपका काम आ रहा है, इसके अंदर भी इंपेरिकल फॉर्मूला से कई बार बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। स्टोकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, चारों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब लिमिटिंग रिएजेंट में देखो क्या करता है, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब, या रिएक्टेंट भी बोल देते हैं इसको, रिएजेंट को रिएक्टेंट भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट विच कंप्लीटली रिएक्ट, कि मान लो आपके पास 2 रिएक्टेंट दे रखे A + B, तो इसमें से एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया और दूसरा कुछ ना कुछ बच जाता है, ठीक है। या फिर इनको इन शॉर्ट हम क्या देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट आपको कम अमाउंट में दे रखा है वही आपका क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। भी लिमिट अमाउंट में है, वो लिमिटेड क्वांटिटी है उसकी, ठीक है। तो जो मान लो ये फॉर एग्जांपल आपके पास इसके 10 मोल है, इसके 2 मोल है, तो ये 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। अगर ये 2 मोल पूरा रिएक्ट ही कर गया तो कुछ रिएक्ट करने के लिए बचा ही नहीं, तो ये आपका क्या है, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है। और जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, वही आपका प्रोडक्ट डिसाइड करता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट कितना बनेगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। अब इसको करना कैसे, देखो क्वेश्चन से समझते हैं। आपको क्या दे रखा है, 1 मोल, ये थोड़ा सा देख लेना, या 1 मोल दे रखा है। 1 मोल एल्यूमिनियम आपका रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ O2 के साथ, तो कितना ग्राम Al2O3 प्रोड्यूस होगा। Al2O3 क्या है, आपका प्रोडक्ट है। तो ये आपकी मान लो बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमने लिख ली। पहले वही करना है कि आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। अब हमें पहले ये देखना पड़ेगा कितना, ये पूछा कि कितना ग्राम Al2O3 बन रहा है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले इन दोनों में से हमें क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, जो आपको ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ दे रखे हैं इसके, और जो मोल आपको क्वेश्चन के अंदर इनके गिवन है, दोनों को डिवाइड करो। देखो एल्यूमिनियम का स्टोकियोमेट्री कितना 4 दे रखा है, ये 4 लिखा है हमने, डिवाइड बाई इसके मोल कितने 1 दे रखा है। ऑक्सीजन का कितना स्टोकियोमेट्री दे रखा है 3, और मोल कितने दे रखे हैं 2। इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, देखो इसका तो कितना आएगा 4 और इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो छोटा ये आ रहा है। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आपका, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ही डिसाइड करेगा कि कितना आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, पहले वही रिएक्शन देखो, रिएक्शन में क्या है, 3 मोल ऑक्सीजन से हमारे पास क्या है 2 मोल Al2O3 बन रहा है। तो वही लिखा कि 3 मोल O2 से हमारे पास क्या है 2 मोल बन रहे हैं किसके, Al2O3 के, ठीक है। अगर 3 मोल से 2 मोल बन रहे हैं तो 1 मोल से कितना बनेगा, 2/3 मोल बनेंगे Al2O3 के। अब क्वेश्चन के अंदर कितने गिवन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 2 मोल रिएक्ट हो रहे हैं। पहले रिएक्शन देखनी है फिर क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन के अंदर 2 मोल रिएक्ट हो रहे हैं, तो 2 मोल अगर ऑक्सीजन के है तो हमारे पास कितना Al2O3 बनेगा। तो वही 1 मोल से इतना बन रहा है, तो 2 से कितना बनेगा, 2/3 × 2, तो ये कितना 4/3 बन जाएगा। 4/3 मोल हमारे पास क्या है Al2O3 के बन रहे हैं। तो अगर इन्होंने ग्राम में पूछा है कि कितना ग्राम बनेगा, तो अगर हमें मोल पता है तो हम ग्राम निकाल सकते हैं। कैसे, इसको मोलर मास से क्या है मल्टीप्लाई कर दो। Al2O3 के मोलर मास से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना ग्राम Al2O3 बन रहा है निकल के आ जाएगा, ठीक है। स्टोकियोमेट्री और ये वाला सेम ही है, मतलब कैलकुलेशन इनकी सेम ही रहती है, बस इसके अंदर हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना होता है कि कितना बन रहा है, और फिर वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बन रही है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो पहले ये निकाला, और निकालने के लिए क्या, आपको जो भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे दे रखा है उसको गिवन मोल से डिवाइड करो, जो छोटी वैल्यू आएगी वही आपका क्या लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था 11th क्लास का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये 4 टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोकियोमेट्री, मोल कंसेप्ट और इंपेरिकल वाला, और वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन वो भी आपको आ गया होगा, वो तो ईजी है निकालना, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, 11th NCERT का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। और जो बच्चे लेक्चर कैडर की तैयारी करें उनके सिलेबस में जो ऊपर ही ऊपर फर्स्ट चैप्टर गिवन है वो भी इनका कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से वो पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके जो भी नोट्स आपको, वो एक जो आज वाली वीडियो और एक वीडियो मैंने इसकी कल अपलोड की थी, उस वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में मैंने एक क्या बोलते हैं लिंक को पिन कर रखा है, वो टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री नोट्स है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, ठीक है। फ्री नोट्स अगर चाहिए तो आप वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और इस वीडियो के कमेंट में भी वो लिंक मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। तो वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब क्या करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जो भी हमारा इनकमिंग संडे है, संडे को इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इन टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PGT एग्जाम्स में पूछे गए, जितनी भी PGT एग्जाम हुए, चाहे एचटेट है, चाहे एचटेट वो PGT स्क्रीनिंग है हरियाणा के अंदर, लेक्चरर कैडर है,
आरपीएससी पीजीटी का एग्ज़ाम है, केवीएस, एनवीएस, DSSS पीजीटी, चंडीगढ़ पीजीटी, मतलब जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर अगर इन टॉपिक से कोई क्वेश्चन बने तो वो सारे क्वेश्चन संडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी ये पूरी सीरीज चलने वाली है, पहले चैप्टर डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद एमसी, मतलब जितने भी पीवाईक्यू सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं। अगर इतना भी कर लिया ना तो बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। पूरे एक बार पीवाईक्यू देख लिए सारे एग्जाम्स के, क्योंकि हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब आपका आरपीएससी पीजीटी का एग्जाम है तो उसमें मान लो कोई अदर स्टेट जैसे केवीएस के पीवाईक्यू आगे, एनवीएस के आगे, कोई और DSSS के आगे, या आरपीएससी वाले किसी और में चले गए, ऐसे रिपीट होते हैं। और ये मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद ये बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना चैप्टर को। अभी तो आज क्या है, वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे और संडे के बीच बहुत टाइम है, तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, फिर इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर आपको नोट्स चाहिए तो। और वीडियो को थोड़ा शेयर और लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।